मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है उसका नाम है अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। हमने अल्कोहल को पढ़ लिया, फिनोल को पढ़ लिया और जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो ईथर है। ईथर के बारे में हमने पढ़ लिया, कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाती है, कैसे इसको बनाया जाता है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो डाई एथिल ईथर था, उसको बनाने की विधि। लास्ट वीडियो में मैंने डाई एथिल ईथर को बनाने की विधि आपको समझाई थी, उसकी वीडियो बनाकर आपको दी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुकी है, बहुत ही ध्यान से इसको करना है। आज हम पढ़ते हैं डाई एथिल ईथर के भौतिक रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है कि उसकी अवस्था कैसी होगी, कितने टेम्परेचर पर उसका क्वथनांक क्या होगा, ये सब उसमें किस में घुलती है या किसी में नहीं घुलती, ये सब उसके भौतिक गुण के अंदर आता है। रासायनिक गुण में आता है किसी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा वो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। पॉइंट नंबर 1, डाई एथिल ईथर एक रंगहीन, रंगहीन का मतलब जिसका कोई रंग नहीं होता, मीठी गंध युक्त, वाष्पशील द्रव होता है। कि डाई एथिल ईथर क्या होता है, वाष्पशील द्रव होता है। पॉइंट नंबर 2, इसको सूंघने पर अस्थायी निश्चेतना उत्पन्न होती है। निश्चेतना का मतलब होता है बेहोशी, अस्थायी का मतलब जिसका कोई टाइम नहीं है, कि अनिश्चित काल तक बेहोशी उत्पन्न हो जाती है अगर कोई इसको सूंघ लेता है। पॉइंट नंबर 3, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5O का क्वथनांक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जिस टेम्परेचर पर है उबलने लगता है, वाष्प बनने लगता है, 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि आपने पता है जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वाष्प बनने लगता है। ऐसे ही ईथर का क्वथनांक होता है 34.5 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट नंबर 4, यह जल में अल्प विलय होता है। अल्प विलय का मतलब कम विलय होता है, कम घुलनशील होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होता है। कार्बनिक विलायक जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल हुआ आपका, एसिड, बेस आदि में पूर्ण रूप से विलय होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके रासायनिक गुण, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक रूप से ईथर बहुत कम क्रियाशील होता है, यानी कि सामान्य रूप से किसी से अभिक्रिया नहीं करता। ईथर सामान्य परिस्थितियों में धातु, अपचायकों, ऑक्सीकारकों आदि से क्रिया नहीं करते। ईथर की रिएक्शन को निम्न समूह में विभाजित किया गया है, यानी कि ये अगर सामान्य परिस्थिति है तो ना तो धातु के साथ अभिक्रिया अगर नहीं, अपचायक के साथ नहीं, ऑक्सीकारक के साथ, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये किसी के साथ अभिक्रिया करता है। अब इसकी अभिक्रिया को हमने निम्न भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, वे अभिक्रियाएं जिनमें पूर्ण ईथर अणु भाग लेता है, यानी कि पूरा का पूरा ईथर अणु भाग लेता है। और दूसरी है वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध टूटने पर अभिक्रिया होती है। और तीसरी है आपकी एल्किल समूह की अभिक्रिया, यानी कि जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा होता है वो अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पूर्ण ईथर अणु की अभिक्रिया। तो इसमें पढ़ते हैं दहन। दहन का मतलब जलाना। वायु की उपस्थिति में ईथर की वाष्प विस्फोट के साथ जलती है। तो यानी कि इसकी हमने ऑक्सीजन के साथ इसको जलाना है। तो डाई एथिल ईथर है, ऑक्सीजन के साथ जब इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में क्या बनेगा, आपका जल बनेगा। आई बात समझ में, जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 और 2 4 कार्बन है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, सॉरी इधर कार्बन कितना है, 1 है। तो हमको बैलेंस करना है, तो 4 करने के लिए हम इसके सामने यहाँ पर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अब देखते हैं कार्बन 2 और 2 4, इधर भी कार्बन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं, 2 और 1 3। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 8 और 1 9। अब हाइड्रोजन की बारी है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 5 10, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो 10 हाइड्रोजन करने के लिए आप यहाँ भी 5 लगाएंगे। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 5 5 10 और 2 5 2 10 10 हो गए। अब
ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 5 ही, और 4 दूनी 8, कितने हुए, 8 और 5 13 ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पर 6 लगाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13। अब ये रिएक्शन पूर्ण रूप से बैलेंस हो गई है। दोबारा देखते हैं, कार्बन 2 और 2 4 कार्बन, यहाँ पर भी 4 कार्बन। ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं, 6 दूनी 12 और 1 13। इधर देखते हैं 4 दूनी 8 और 5 13 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन है, 5 और 5 10। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। कोई भी रिएक्शन अगर आप लिखते हैं, एग्जाम में करते हैं, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जितना आपके नंबर रिएक्शन लिखने पे है उतना ही उस रिएक्शन को बैलेंस करने पर भी मिलते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ डाईएथिल ईथर की हम रिएक्शन करते हैं तो आपका कार्बन बनता है और साथ में क्या बनता है, जल और HCl, ये आपके प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये रिएक्शन भी आपकी पूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट है, और इस रिएक्शन को आप खुद करेंगे बैलेंस। अगर मैं ये आपको बैलेंस करते रहूँगा, बैलेंस करके देता रहूँगा, तो आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आएगी। 9th क्लास से आपको रिएक्शन के बारे में समझाया जाता है बैलेंस करना, तो इस रिएक्शन को आप खुद बैलेंस करने हैं आपने, और मुझे दिखाना भी है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि जल का बाहर निकलना। निर्जलीकरण, जल का बाहर निकलना। तो डाईएथिल ईथर की वाष्प को तप्त एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिना का सूत्र क्या था, Al2O3 के ऊपर प्रवाहित करने पर एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बनती है, तथा साथ में जल भी निकलता है, क्योंकि जल तो निकलेगा, कभी डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पर डाईएथिल ईथर को हम गर्म करते हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेम्परेचर पर। तो आपका क्या बनेगा, एथीन बनेगा, और साथ में क्या निकलेगा, जल निकलेगा। तो जब भी हम इसका निर्जलीकरण करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, तो आपका क्या बनता है, एल्कीन बनता है, यानी कि एथीन बनता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आप समझते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब अगर आप डाईएथिल ईथर का ऑक्सीकरण ऐसे ही करते हैं तो ऑक्सीकरण ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक चाहिए। तो प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से है, K2Cr2O7 × H2SO4, इनकी उपस्थिति में अगर आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे, की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर पहले एसिटल्डिहाइड बनाता है तथा फिर एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी कि अगर आप इन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इनका ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो पहले आपका क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड, फिर दोबारा फिर ये ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड। देखते हैं रिएक्शन, ये आपका डाईएथिल ईथर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और आपका ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक ये हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। तो जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन की, तो आपका क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा, और उसमें से एक अणु आपका क्या निकलेगा, जल का बाहर निकलेगा। अब आपका ये एसिटल्डिहाइड बन गया। अब इस एसिटल्डिहाइड का दोबारा फिर हम ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आपका एसिटिक एसिड बनेगा, CH3COOH। तो जब भी आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपका पहले एसिटल्डिहाइड बनेगा और उसके बाद आपका क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। तो अभी तक आपने जो रिएक्शन पढ़ी, इन सब रिएक्शन में क्या था, आपका पूरा मॉलिक्यूल ने डाईएथिल ईथर ने रिएक्शन करी है। अब हम वे रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें C बॉन्ड O अभिक्रिया में यह बंध की अभिक्रिया होती है। सबसे पहले तनु H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। तो जब भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन होगी, तो डाईएथिल ईथर प्लस H2O, या आपका डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, तो आपका एथिल एल्कोहल बनेगा। क्या बनना है आपका, एथिल एल्कोहल। कब बनेगा, जब आपका डाइल्यूट H2SO4 होगा उसकी उपस्थिति में। अगर आप कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये आपका कंसनट्रेट H2SO4 है, ये रहा, ये डाईएथिल ईथर प्लस H2SO4। हमने इसको थोड़ा खोल के लिख लिया जिससे कि आपकी समझ में आए। तो यहाँ से H और C2H5O मिलकर और H मिलकर क्या बनाएगा, आपका एथिल एल्कोहल, और बाद में जो बचा वो एथिल
हाइड्रोजन सल्फेट, यानी इसको क्या कहते हैं, एथिल बाई सल्फेट बनेगा। तो दोनों में अंतर है, अगर तनु के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका खाली अल्कोहल बनेगा, अगर आप सांद्र के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका बाइसल्फेट बनेगा और अल्कोहल भी बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी PCl5 से अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। ये रिएक्शन देखिएगा, यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2002 में आई, 7 में आई, 14 में आई, 15 और 16 में। आपको दिखाता हूँ, बुक्स में भी दिखाता हूँ उस रिएक्शन को। ये देखिएगा, डाई एथिल ईथर की PCl5 से अभिक्रिया 2002, 7, 14, 15 और 16 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में आई हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से समझना। तो ये आपका डाई एथिल ईथर है, C2H5O C2H5 प्लस PCl5 के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो आपका क्या होगा, C2H5Cl एथिल क्लोराइड, एक तो ये बनना है आपका, और दूसरा आपका बनना है POCl3, फास्फोरस, P का मतलब फास्फोरस, O का मतलब ऑक्सी, ट्राई का मतलब 3 और क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। इस रिएक्शन को आपने बैलेंस भी करना है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो जब भी आप PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो ये एथिल और ये एथिल और यहाँ से Cl मिलकर क्या बनाएंगे, एथिल क्लोराइड बनाएंगे। और इधर क्या बनेगा आपका, जो बचा आपका P बचा और O बचा और 3 क्लोरीन बचा, ये मिलकर क्या बनाएंगे, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। बैलेंस करते हैं, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 और 2 4 कार्बन है, और इधर कार्बन कितने हैं, 2 है, तो आप यहाँ पर 2 लगाइएगा, यानी कि एक एथिल समूह ये, एक एथिल समूह ये, 2 एथिल हो गए, C2H5 2 हो गए, और ये आपके 2 एथिल समूह, और यहाँ से 2 क्लोरीन मिलकर क्या बनेंगे, C2H5Cl। अब यहाँ पर क्या बचा, फास्फोरस बचा और 3 क्लोरीन बचे और 1 ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाएंगे, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा जब आप इसके PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट है आपकी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एक तो एसिटिक होता है और दूसरा क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड से, यानी कि RCOX। अगर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं, एक तो एल्किल हैलाइड होता है और दूसरा आपका ये एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन होगी, यानी कि आपने CH3RCOX, R का मतलब एल्किल समूह, CO और X का मतलब हैलोजन। तो आपने यहाँ डाई एथिल ईथर लिया, इसकी रिएक्शन करनी है, इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, प्लस CH3COCl। तो यहाँ से C2H5O और CH3CO, ये मिलकर क्या बनाएंगे, CH3COO C2H5, CH3COO C2H5, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। और बचा क्या आपने, C2H5 और Cl, और आपका साथ में क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। नेक्स्ट रिएक्शन है अपचयन। अपचयन का मतलब रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जो रिडक्शन होगा इसका डाई एथिल ईथर का, वो अपचयक होंगे उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर आप इसका अपचयन सोडामाइड या Na अमोनिया दर के द्वारा अपचयन करते हैं, या तो आप NaNH3 ले लो या सोडामाइड ले लो, NaOH ले लो, तो जब आप इसका अपचयन इनकी उपस्थिति में करते हैं तो आपका एथेन प्लस एथिल अल्कोहल बनेगा, यानी कि C2H5CO C2H5 प्लस H अपचयन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन जुड़ रहा, इसकी उपस्थिति में कर रहे हैं तो आपका एथेन प्लस एथिल अल्कोहल बनेगा। अगर आप इसका अपचयन लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडीन के साथ करते हैं, यानी कि C2H5H, तो आपका क्या बनना है, एथेन प्लस जल बनना है। डिफरेंस कहाँ है, जो आपने अपचयक ली, यहाँ पर आपका जो अपचयक था वो क्या था, सोडियम और अमोनिया, यहाँ पर आपका क्या है, लाल फास्फोरस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अंतर है, अगर आप ये लेते हैं तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा
साथ में क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल। अगर आप लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडीन लेते हैं तो आपका एथेन प्लस जल बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन से क्रिया करता है 2002 में, 14 में और 16 में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HI के साथ अभिक्रिया करता है 2002, 14 और 16 में। तो ये भी प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर आप डाई एथिल ईथर की ठंडे HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तो आपका एथिल अल्कोहल प्लस एथिल आयोडाइड बनेगा। एथिल अल्कोहल प्लस एथिल आयोडाइड। अगर आप गर्म के साथ रिएक्शन करते हैं, गर्म HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो एथिल आयोडाइड प्लस जल बनेगा। दोबारा फिर देखिएगा, जब ठंडा हाइड्रोजन आयोडीन लेंगे तो आपका क्या बनेगा, C2H5OH प्लस C2H5I, यानी कि यहाँ एथिल अल्कोहल बनेगा। अगर आप गर्म लेते हैं तो आपका साथ में क्या निकलेगा, जल निकलेगा। यह इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अच्छे से ध्यान से करना, और जो भी ना समझ में आए उसको साथ में मुझे कॉल करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछिएगा। धन्यवाद।